कर रहे हैं, जिसमें नदियों को हम पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले भारत की जो है नदियों को हम समझेंगे, नदी तंत्र को कैसे जो है देखते हैं हम जो है। एक तो इंडस रिवर है, एक गंगा रिवर सिस्टम है, जिसमें सबसे पहले हम नदियों को शुरुआत करते हैं। देखिए जरा, सबसे पहले भारत की जो नदी हैं दो प्रकार की है। एक तो होता है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा जो टाइप होता है वो होता है विसर्जन के आधार पर, विसर्जन के आधार पर। अगर हम देखें उत्पत्ति के आधार पर जो भारत की नदियां पाई जाती हैं, ये दो टाइप में पाई जाती हैं, जिसमें एक आती हैं हिमालय नदियां, हिमालय की नदियां। दूसरा जो टाइप आता है जिन्हें कहते हैं प्रायद्वीपीय नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालय की जो नदियां हैं, इन नदियों को सदाबहार नदी भी कहते हैं, सदाबहार नदी। और इन्हें जो है मौसमी नदियों के नाम से जाना जाता है, मौसमी नदियों के नाम से जाना जाता है। यानी ऐसी नदियां जो वर्ष भर बहती रहती हैं उन्हें हम जो है सदाबहार नदी कहते हैं, और ऐसी नदियां जो है जो मौसम पर डिपेंड होती हैं उन्हें हम जो है प्रायद्वीपीय नदियां कहते हैं। इस हिमालय नदी तंत्र के अंदर तीन जो है नदी आती हैं, नदी तंत्र आते हैं, जिसके अंदर एक आता है गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र। दूसरी जो नदी आती है वो आती है सिंधु नदी तंत्र, और तीसरी जो नदी आती है वो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां होती हैं, ये भी अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले इसमें इसके अंदर अगर हम देखेंगे एक आता है दामोदर नदी, महानदी, और इसके बाद में अगर हम देखें यहाँ से एक आती है गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, पेन्नार नदी, और इसके अलावा जो है और भी अन्य नदियाँ आती हैं। ये होती है उत्पत्ति के आधार पे। अब दूसरा जो टाइप आता है विसर्जन के आधार पे, विसर्जन के आधार पे, विसर्जन के आधार पे अगर हम देखें तो भारत की जो नदियाँ हैं ये भी दो टाइप की हैं। जैसे अगर आप देखेंगे, एक तो होती हैं अरब सागर की नदियाँ, अरब सागर की नदियाँ। दूसरा आता है बंगाल की खाड़ी की नदियाँ। अब इसके बाद एक तो हो गया विसर्जन के आधार पे। अब अगर हम देखें यहाँ से, अब भारत की जो नदियाँ हैं ये दो प्रकार की हमने देखी, एक तो उत्पत्ति के आधार पर देख लिया, एक विसर्जन के आधार पर देख ली। अब मेनली जो बात करते हैं हम, इन दोनों नदियों में अंतर क्या है, जैसे हिमालय की नदियाँ और एक प्रायद्वीपीय नदियाँ, तो कई बार क्या होता है इन दोनों से जो है रिलेट करके क्वेश्चन पूछ लेता है, तो उसको हम देख लेते हैं। देखिए जरा, अब देखो यहाँ से देखा हिमालय और आपका जो है प्रायद्वीपीय नदियों में मुख्य अंतर क्या है। सबसे पहली बात, भारत में जो है नदियाँ के आबोहवा को दो भागों में, यानी हिमालय और प्रायद्वीपीय आबोहवा तंत्र में विभाजित किया गया है। और इसके बाद में इस आबोहवा तंत्र में निम्नलिखित प्रमुख अंतर क्या हैं। एक तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हिमालय की नदियाँ हैं। दूसरा जो टाइप आता है उसे कहते हैं प्रायद्वीपीय जो है नदियाँ। तो सबसे पहली बात, इसमें पहला पोर्शन क्या दे रखा है, पहला पोर्शन दे रखा है इसके अंतर्गत हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं उनकी सहायक नदियाँ इसमें शामिल होती हैं। यानी जो हिमालय से नदियाँ निकल रही हैं और उनकी जो सहायक नदियाँ हैं वो सारी की सारी जो नदियाँ शामिल होती हैं वो हिमालय नदियों में होती हैं। अगर इधर की बात करें तो इनमें प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र से निकलने वाली जो नदियाँ हैं तथा उनकी जो है सहायक नदियाँ वो इसमें शामिल होती हैं। अब दूसरा जो अंतर देखेंगे इसमें, इस आबोहवा तंत्र में चंबल, केन, बेतवा, सोन जैसी प्रायद्वीपीय नदियाँ अपना जल विभाग आपका जो है विसर्जित करती हैं। यानी असल में जो है ये प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं,
लेकिन जो है ये गंगा की एक जो है सहायक नदी, ट्रिब्यूटरी रिवर है ये, जिसके अंदर जो है हिमालयों के अंदर जो है हिमालय यानी गंगा नदी के अंदर जो है ये शामिल होती है। इस अववाह तंत्र में किसी भी हिमालय नदी का योगदान नहीं है, यानी सारी की सारी जो नदियां हैं ये आपकी प्रायद्वीपीय नदियां हैं और ये बंगाल की खाड़ी में जो है अपना जल गिराती हैं। अब तीसरा जो टाइप बनता है, इस अववाह तंत्र की नदियां पर आपका जो है पर्वतीय भाग में अधिकांशतः पूर्ववर्ती नदियां, यानी पूर्ववर्ती नदियां उन्हें कहते हैं ऐसी नदियां जो हिमालय के निर्माण से भी पहले बह रही थी और आज भी बह रही हैं। और इधर अगर अंतर देखें, इस अववाह तंत्र की अधिकांश जो नदियां होती हैं अनुवर्ती नदियां हैं। अनुवर्ती नदी का मतलब होता है प्राकृतिक रूप से जिस ढलान में बह रही हैं, यानी अगर प्रायद्वीपीय भारत में अगर बह रही हैं तो बंगाल की खाड़ी में उसी ढलान में गिर जाएंगी, तो ऐसी नदी को अनुवर्ती नदी कहते हैं। देखिए तीसरा जो अंतर देखेंगे हम, हिमालय तंत्र की जो है कुछ छोटी नदियाँ गागर आपका जो है यानी गागर क्षेत्र में जो है पृष्ठधान अववाह प्रतिरूप तथा मैदानी भागों में वृक्षाकार यानी प्रतिरूप का जो है निर्माण करती है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो कोई ये नदियाँ है, इस नदी में जो है सहायक नदी होगी, ट्रिब्यूटरी रिवर होगी, अब उसकी भी सहायक नदी होगी, यानी वृक्षाकार के रूप में जो है प्रतिरूप में करती हैं। इसका मतलब हिमालय नदी का मतलब ये है। यानी यहाँ विभिन्न अववाह प्रतिरूप जो है पाए जाते हैं जिनमें वृक्षाकार, अरीय तथा आयताकार प्रतिरूप शामिल होते हैं। यानी ये जो नदियाँ होती हैं, ये जो नदियाँ होती हैं ये आयताकार फॉर्म में आपका जो है शामिल होती हैं। पांचवा जो टाइप आता है, हिमालय नदियाँ लंबे मार्ग का जो है अनुसरण करती हैं और विभिन्न जो है उच्चावचों से गुजरती हैं तथा अपर्दन एवं निक्षेपण करती हैं। यानी इसका मतलब हिमालय की जो है जो नदियाँ होती हैं ये मैदानी क्षेत्रों में बहती हैं और लंबी जो है डिस्टेंस कवर करती हैं। इसकी तीन अवस्थाएं होती हैं नदियों में, जिसमें एक आती है युवावस्था और दूसरी आती है प्रौढ़ अवस्था और तीसरी जो अवस्था आती है वो आती है वृद्ध अवस्था। वृद्ध अवस्था में ही नदियाँ अपना डेल्टा बनाती हैं और इसके बाद में जो है सागर में जाकर गिर जाती हैं। यानी ये नदियाँ जो है घाटियों के साथ जो है समायोजित और सुनिश्चित और आपका जो है छोटे मार्ग में बहती है। यानी इन नदियों की जो लंबाई होगी वो छोटी लेंथ में होगी और इसके बाद में जो है ढलानी भागों से होते हुए जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाएगी। चलिए एक और अंतर देखते हैं। देखो, यानी ये नदियां जो है अपना मार्ग बदलने तथा जो है मेंडरिंग आपका के लिए जो है रूप में विसरण करती हैं, यानी सांप की तरह से यानी विसरण करती हैं ये। और यहाँ पर अगर अंतर देखेंगे, यह सुनिश्चित मार्ग में बहती हैं और तथा विसर्पण नहीं करती। यानी इनका जो यानी सुनिश्चित मार्ग अपना जो पाथ होगा ना नदियों का, एक इनका जो है क्राइटेरिया होगा, एक क्षेत्र में बहेंगी, यानी एक फैलाव के क्षेत्र में ये नदी नहीं बहती। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सातवां अंतर देखिए, ये नदियाँ पर्वतीय क्षेत्र में तीव्र ढलान होने के कारण जो है युवावस्था तथा जो उच्च अवर्धन क्षमता के कारण जो है बी आकार की जो है घाटी का तथा गोर्ज का निर्माण करती है। गोर्ज का मतलब ये होता है कि जब कोई पर्वतीय क्षेत्र में कोई नदी जाती है तो एक ऐसा क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र में आता है जहाँ बहुत ही एक मतलब मुलायम मान लीजिए आई प्रकार की घाटी बना देती है, उसे गोर्ज कहते हैं। जैसे भारत में तीन ही ऐसी नदियां हैं जो गोर्ज बनाती हैं, या तो सिंधु नदी तंत्र है, या इसके बाद में अगर आप देखेंगे सतलज नदी तंत्र है, या ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र आता है जो गोर्ज का निर्माण करती है। याद रख लेना। अब प्रायद्वीपीय जो नदियाँ होती हैं ये हिमालय नदियों की तुलना में जो है पुरानी है तथा भारत के प्राचीन धरातलीय भाग में प्रभावित होती हैं और यह भाग अत्यधिक जो है अपर्दित होने के कारण मंद ढलान वाला है। अधिकांश नदियां जो है प्रौढ़ अवस्था के अंतिम आधार तल के समीप, अर्थात इनकी जो है घाटियां चौड़ी और छिछली हैं। पठार के किनारे जो है वाले भागों में गिरने के क्रम में यह जलप्रपात और गहरी घाटियां बनाती है। यानी जब इन नदियों की लंबाई जो है छोटी होगी तो जलप्रपात का निर्माण भी वहीं पर होगा, जब जलप्रपात का निर्माण होगा तो जल विद्युत परियोजना का निर्माण भी वहीं पर होगा, और इसके बाद में जो है प्रौढ़ अवस्था में बहती है, यानी ये लंबाई में छोटी हैं तो प्रौढ़ अवस्था में बहेंगी और पठारों का निर्माण भी यहीं बड़े स्तर पर होगा। जैसे अगर हम देखें दक्षिण भारत की जो नदियाँ होती हैं वो एक जो है ढलानी भागों में जिनकी लंबाई कम होती है, लंबाई कम होने की वजह से पहाड़ी क्षेत्र के अंदर वहाँ जलप्रपात का निर्माण हो जाता है, और जहाँ जलप्रपात का निर्माण होगा वहाँ जल विद्युत परियोजना का निर्माण होगा। ठीक है, आठवां अंतर देखिए, ये नदियाँ जो है हिमनद तथा वर्षा दोनों से ही जल प्राप्त करती हैं और इसलिए इन्हें सदा नीरा नदी कहते हैं। यानी ये नदियाँ जो है एक तो ग्लेशियर और साथ में क्या है वर्षा, दोनों से जल प्राप्त करती है। जैसे गंगा नदी को देखिए आप, गर्मी का जब मौसम आता है, समर सीजन आएगा तो उसमें जो है आपका वर्षा नहीं होती तो भी जो है गंगा नदी उफान में बहती है। तो इसका मूल जो रीजन है वो ग्लेशियर का पानी है, इसलिए इस नदी को जो है सदाबहार नदी कहते हैं। आठवां अगर इसमें अंतर देखेंगे यहाँ से, ये नदियाँ केवल वर्षा और जल प्राप्त करती हैं, अतः नदियाँ मौसमी हैं और गर्मियों में जो है जल की मात्रा में कमी हो जाती है, जिस वजह से ये नदियाँ सूख जाती हैं। यानी ये वर्ष भर बहेंगी और ये नदियाँ क्या हो जाएंगी, सूख जाएंगी। ओके, अब इसके बाद में 9 पार्ट देखिए, इसमें पॉइंट क्या दे रखा, इन नदियों में मई जून जुलाई और अगस्त में जल की मात्रा जो है
अधिक हो जाती है, क्योंकि भाई जब जून और आपका जुलाई अगस्त का जब महीना होता है तो बरसात का मौसम आ जाता है, जिसमें नदियों का पानी जो है बड़े स्तर पर आ जाता है। इन नदियों में जुलाई और अगस्त में जो है जल की मात्रा अधिक हो जाती है, क्योंकि जो है जब आपका मानसून आ जाता है तो उन मानसून का जो है पानी इन नदियों के अंदर आ जाता है, इस वजह से इन नदियों में पानी की मात्रा अधिक हो जाती है इस महीने के अंदर। यानी विस्तृत मैदानी क्षेत्र में बहने के कारण जो है ये नदियाँ नौकायन के अनुकूल हो जाती है। नौकायन का मतलब होता है इन नदियों में आपका जो है नाव बोट का जो है यानी बोट भी चलाई जा सकती है। पठारी क्षेत्रों में बहने के कारण यह है अपने निचले भागों में ही नौकायन के अनुकूल हो जाती है, यानी निचला जो ढलान होता है उसी भाग में जो है नौकायन होती है, ऊपरी वाले भाग में नौकायन नहीं चल सकती। ठीक है, तो हमने जो है पहले क्या बात करी, पहला बात करी कि भारत में जो नदियाँ होती हैं आपका दो टाइप में होती है, एक उत्पत्ति के आधार पर बताया, फिर हमने बताया आपको जो है उत्पत्ति के साथ में विसर्जन के आधार पर बताया। उत्पत्ति के आधार में भी दो टाइप बताए थे। पहला जो टाइप बताया है वो है आपका हिमालय नदियाँ, दूसरा जो टाइप बताया है वो प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालय नदियाँ वे नदियाँ जो बरस भर बहती रहती हैं, यानी जो कि आपका ग्लेशियरों का पानी और वर्षा का पानी दोनों का जो है पानी उसके अंदर चलता है, इसलिए इन्हें सदाबहार नदी कहते हैं। प्रायद्वीपीय जो नदियाँ होती भारत में, इन नदियों में वर्षा का पानी जो है वर्षा के पानी पर डिपेंड होती हैं, ये सदाबहार नदी नहीं है, ये मौसमी नदियाँ हैं। और इनका जो है पठारी जो क्षेत्र होता है, पठार वाले क्षेत्र से ये इन नदियों का उद्गम होता है। ठीक है, अब इनका जो ग्लेशियर उद्गम होता है, यानी हिमालय वाले क्षेत्र में जहाँ ग्लेशियर का पानी बड़े स्तर पर बनता है वहाँ से उद्गम होता है। ठीक है, तो अब दोनों नदियों में हमने अंतर देख लिया। अब हम समझते हैं एक नदी तंत्र के अंदर। देखिए अगर हम बात करें, अब देखिए सबसे पहले, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बात बताता हूँ, इसका डायग्राम बनाता हूँ सिंधु नदी तंत्र का। देखिए अब देखिए ये भारत हमारा है, जैसे हाँ ये भारत है, तो भारत में क्या है अगर आप देखोगे यहाँ से तिब्बत वाले क्षेत्र के अंदर यहाँ कैलाश श्रेणी है। अब यहाँ कैलाश श्रेणी में यहीं पर अगर तुम देखोगे यहाँ पर एक झील बनती है, इस झील का नाम है मानसरोवर झील, मानसरोवर झील। अब देखिए मानसरोवर झील, यहाँ दो ग्लेशियर हैं, एक का नाम है चेमायुंगडुंग, एक का नाम है बोखुरचुंग। ठीक, अब यहां से देखो बोखुरचुंग से जो है यहां से एक नदी निकलती है, बोखुरचुंग से, उस नदी का नाम है यानी सिंधु नदी, सिंधु नदी। देखिए अब यहां से सिंधु नदी की बात मैं करता हूं। देखो अब यहां आपका चेमायुंगडुंग से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, और यहीं पर एक झील और है, उसका नाम है राक्षस राक्षस ताल झील। अब देखो यहां से किस तरह से क्वेश्चन बनता, अगर ये पूछा जाए सिंधु नदी का जो उद्गम है वो किस श्रेणी से हुआ है, तो आप बताओगे कैलाश श्रेणी से हुआ है। आपसे पूछेगा कि ये बताओ किस देश से हुआ है, तो तिब्बत बता दोगे आप, तिब्बत की जगह चीन भी बता सकते हैं आप। इसके बाद में अगर आपसे पूछे सिंधु नदी का उद्गम जो है किस ग्लेशियर से हुआ है, तो आप बताओगे बोखुरचुंग से हुआ है। अब एक तरह से और एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, जैसे तीन नदियां यहाँ हैं, एक तो है सिंधु नदी, एक आपका ब्रह्मपुत्र नदी, एक आपका जो है सतलज नदी। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी नदी है जो भारत से, इनमें चार ऑप्शन देकर वो कहेगा कि इनमें से कौन सी नदी है जो भारत से नहीं निकलती। जैसे मान लीजिए आपसे दे देगा एक ऑप्शन, एक दे दिया उसने झेलम, एक दे दिया आपको जो है सतलज, एक दे दिया ब्रह्मपुत्र, और एक दे दिया उसने जो है सिंधु नदी। सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, तीनों नदी का जो उद्गम हुआ है वो तिब्बत से हुआ है, झेलम नदी का उद्गम जो है वो भारत से हुआ है, इसलिए यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाता है। अब यहाँ जो है जो इंडस रिवर है, जो इंडस रिवर है ये यानी सिंधु नदी, जब ये भारत में एंट्री करती है तो एक स्थान आता है, उसे कहते हैं दमचौक। क्या कहते हैं, लद्दाख में जो है एक स्थान आता है उसे कहते हैं दमचौक, इस स्थान को कहते हैं दमचौक। जब ये भारत से एग्जिट होती है तो एक जगह पड़ती है, उसका नाम है चिल्लास, और इसके बाद में जो है कराची में जाकर ये मुहाना बनाती है, कराची में जाकर ये मुहाना बनाती है, और इसके बाद में जो है अरब सागर में जाकर अपना जल गिरा देती है। अरब सागर में कहाँ गिरा देती है, अरब सागर में गिरा देती है अपना जल। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछेगा कि जो है जो सिंधु नदी है इसकी लेंथ कितनी है,
तो मोस्टली जो है किताबों में दे रखा है 2880, लेकिन 3180 जो है इसकी किलोमीटर इसकी जो है लेंथ है। भारत में जो इसकी लेंथ है, इंडिया के अंदर अगर तुम देखोगे तो इंडिया के अंदर जो इसकी लेंथ आती है वो आती है 1114 किलोमीटर। आपसे पूछेगा कितने देशों में बहती है, तो आप बताओगे तिब्बत में है, भारत में है, और इसके बाद में जो है पाकिस्तान में। ठीक, सबसे ज़्यादा कहाँ बहती है, तो आप बताओगे पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं, तो सीधा बताओगे सिंधु नदी को कहते हैं। यानी पाकिस्तान के बीचों बीच से जो होकर जाती है उस नदी का नाम है सिंधु नदी। क्या नाम है, सिंधु नदी। अब देखो सिंधु नदी के अगर और डायग्राम बनाए तो आप जानते हैं ये वाला जो क्षेत्र है ये पीओके है। ये क्षेत्र कौन सा है, पीओके। तो पीओके वाले क्षेत्र के अंदर यहाँ एक गोर्ज बनाती है, उसे कहते हैं सिंधु गोर्ज। क्या कहते हैं, सिंधु गोर्ज कहते हैं, राइट। अब देखो यहाँ से है सिंधु गोर्ज। अब गोर्ज को मैं बता चुका हूँ जहाँ आई प्रकार की घाटी बनाती है, ऐसा पर्वतीय क्षेत्र जहाँ आपका जो है धसा हुआ क्षेत्र होता है, मुलायम क्षेत्र होता है, जहाँ आई प्रकार की घाटी बनाती है उसी को गोर्ज कहते हैं। अब यहाँ से देखो, यहाँ देखोगे इस वाले क्षेत्र के अंदर क्या है, यहाँ है काराकोरम। क्या है, काराकोरम श्रेणी। और इस वाले क्षेत्र के अंदर क्या है, यह है लद्दाख श्रेणी। कौन सी है, लद्दाख श्रेणी। ये होगी लद्दाख श्रेणी। अब लद्दाख श्रेणी से होते हुए जो है ये नदी जाती है, और इसके बाद में अगर आप देखोगे यहाँ से लद्दाख श्रेणी से होते हुए जाती है नदी, ठीक। और इसके नीचे जो है एक जो है श्रेणी पड़ती है, उसका नाम है जास्कर श्रेणी। कौन सी श्रेणी है, जास्कर श्रेणी, ठीक। अब इसके बाद में यहाँ से सबसे पहले जब कोई नदी इस तरह से फ्लो करेगी तो ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। तो राइट से अगर जो है एक नदी आती है, सबसे पहले उसमें एक जो है रीमो ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है श्योक नदी। क्या नाम है, श्योक नदी। अब एक जो है यहाँ है सियाचिन ग्लेशियर। अब सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी और आती है, उस नदी का नाम है नुब्रा नदी। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे ये बताओ सिंधु नदी की जो है राइट से सबसे पहले जो है कौन सी नदी मिलती है, तो आपको बताना श्योक नदी। कहाँ से निकलती है, रीमो ग्लेशियर से निकलती है, रीमो ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ से एक नदी और आती है, एक नदी और आती है। देखो एक नदी है गिलगित नदी, इधर से एक हुंजा नदी आती है। कौन सी नदी है, हुंजा। इधर से एक नदी और आती है, देखो अफगानिस्तान वाले क्षेत्र से, उसका नाम है काबुल नदी। कौन सी नदी है, काबुल नदी है। ये हो गई काबुल नदी। अब यहाँ से एक गोमल नदी है। कौन सी नदी है, उसका नाम है गोमल नदी। अब देखो इसकी सहायक नदी और है एक स्वात नदी। कौन सी नदी है, स्वात। स्वात नदी जो है किसकी सहायक नदी है, तो आप बताओगे काबुल नदी की सहायक नदी है। और ये किधर से नदियाँ बह रही हैं, देखो राइट ओर से जो है मिल रही हैं सिंधु नदी से, राइट। अब देखिए एक तो पहली श्योक नदी है, एक नुब्रा इसकी सहायक नदी है, गिलगित नदी है, हुंजा नदी है, काबुल नदी है। काबुल की सहायक नदी होगी स्वात नदी, गोमल नदी। तो अगर आपसे पूछे कौन सी नदी है जो पाकिस्तान में जाकर जो है सिंधु नदी से अफगानिस्तान से मिलती है, तो एक नदी का नाम है काबुल, फिर है गोमल, ठीक है। अब इसके बाद में देखो अगर हम देखें यहाँ से एक नदी और है सहायक नदी लेफ्ट से। अब हम लेफ्ट की बात करें तो उस नदी का नाम है जांस्कर नदी। जास्कर श्रेणी नहीं, जांस्कर जो है नदी। अब इसके बाद में एक सहायक नदी और है इधर से, तो उसका नाम है सुरु नदी। क्या नाम है, सुरु नदी। अब इसके बाद में यहाँ से एक नदी और है जो आप जानते होंगे, यहाँ से बिल्कुल सीमा बनाते हुए जाती है, उस नदी का नाम है झेलम नदी। और झेलम नदी जो है आप जानते होंगे यहाँ पर एक जो है झील का निर्माण करती है, उसका नाम है बूलर झील। भारत की एक ऐसी झील जो कि बीबर्तनी गोकुड़ झील है, और भारत की सबसे बड़ी जो है मीठे ताजे पानी की जो है झील है, उस नदी का नाम झील का नाम है बूलर झील। और इसका फॉर्मेशन कौन करती है, झेलम नदी करती है। अब देखो इसकी सहायक नदी और है किशन गंगा। क्या नाम है, किशन गंगा। किसकी सहायक नदी है, झेलम नदी की सहायक नदी है, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ से अगर तुम देखोगे तो यहाँ है बारालाचा दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, बारालाचा दर्रा। इस बारालाचा दर्रे से यहाँ से जो दर्रा है, यहाँ से दो धाराएं निकलती हैं, एक है चंद्र और एक है भागा। चंद्र और भागा। अब इन दोनों नदियाँ जो है टंडी में जाकर मिल जाती हैं, और वहाँ से होते हुए जो है ये नदी जाती है, उस नदी का नाम है चिनाब नदी। और झुंग में जाकर जो है किससे मिल जाती है, उस नदी का नाम है झेलम नदी। अब इसके बाद में एक रोहतांग दर्रा हिमाचल में है, रोहतांग दर्रा। अब रोहतांग दर्रे से एक नदी याद रखना, दो नदियाँ निकलती हैं, एक का नाम है रावी नदी
और एक नदी का नाम है ब्यास नदी। तो इस नदी का नाम तो हो गया झेलम, इस नदी का नाम हो गया यानी चिनाब, चाहे तो चेनाब भी कह सकते हैं, और इस नदी का नाम हो गया रावी, और इस नदी का नाम हो गया ब्यास। अब यहाँ से जो राक्षसताल झील है, यहाँ से एक नदी और आती है, उस नदी का नाम है सतलज, और यहाँ से होते हुए इन सबका पानी ले जाकर एक मिठैन कोट में जाकर जो है सिंधु नदी से मिल जाती है, मिठैन कोट में जाकर मिल जाती है। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ से, तो अब यहाँ पर जाकर तो सबसे पहली बात यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे। पहला क्वेश्चन, झेलम नदी का उद्गम जो है कहाँ से हुआ है, तो आप बताओगे या बैरीनाग झील से या शेषनाग झील से। झेलम नदी जो है भारत की एक ऐसी नदी है जो कि जो है भारत पाकिस्तान की सीमा बनाती है। फिर इसके बाद में इसकी सहायक नदी का नाम किशनगंगा है, जो कि पाकिस्तान के अंदर जो है किशनगंगा आपका जो है विवाद भी चल रहा है, किशनगंगा एक जल विद्युत परियोजना चल रही है। इसके बाद बुलर झील का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो आप बताओगे सीधा झेलम नदी करती है। फिर झेलम नदी जो है के किनारे जो है कौन सा शहर है, तो श्रीनगर बताओगे। श्रीनगर को बसाया किसने, अशोक ने बसाया है। फिर चेनाब नदी से पूछ लेगा कि इनमें जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम क्या है, चेनाब है। ठीक, और इसके बाद में बारालाचा दर्रे से निकलती है हिमाचल प्रदेश में, और रोहतांग दर्रे से दो नदियाँ निकलती है, रावी नदी, और आप जानते हैं कि जो लाहौर है वो किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे, और लाहौर की गंगा किसे कहते हैं, रावी नदी को कहते हैं। ब्यास नदी आप जानते हैं रोहतांग दर्रे के अंदर ब्यास कुंड से निकलती है, और एक फिरोजपुर पड़ता है एक जगह, फिरोजपुर कह दो या कपूरथला कह दो, यहीं से एक हरी का बैराज है, हरी का बैराज, और यहाँ पर जाकर जो है सिंधु नदी आपका जो है सतलज नदी से मिल जाती है, और यहीं से एक जो है नहर का निर्माण किया गया है, उसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। ठीक, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में किस तरीके से, ये बताओ कौन सी ऐसी नदी है जो भारत से ही निकलती है और सतलज की सहायक नदी है, जो भारत में ही उसको जो है यानी आपका एंड हो जाता है, उस नदी का नाम है ब्यास नदी। और इन नदियों को, पांचों नदियों को मिलाकर पंच नदी भी कहते हैं, यानी पंजाब की 5 नदियाँ कौन कौन सी कहलाती हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। और सतलज जो नदी है, अब एक क्वेश्चन वो पूछेगा यहाँ से कि सतलज नदी जो है एक दर्रा बनाती है यहाँ पर, सिपकला दर्रा। कौन सा दर्रा बनाती है, सिपकला दर्रा बनाती है। और इसके बाद में सिपकला दर्रा बनाने के बाद में आपसे पूछा जाएगा एक क्वेश्चन और कि कौन सी भारत की ऐसी नदी है जो आपका जो है हिमालय के ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय को जो है क्रॉस करते हुए जो है वो भारत से जो है पाकिस्तान में प्रवेश करती है। उस नदी का नाम है सतलज नदी। लगभग अप्रोच इसकी लंबाई जो है वो 1500 किलोमीटर है। और इसी पर जो है भारत का सबसे बड़ा जो है जो हिमाचल पंजाब की सीमा पर एक भाखड़ा नागल बांध है, भाखड़ा नांगल बांध है, ये भारत का सबसे बड़ा बांध है। तो अब आई होप मेरी बात समझ पाए होंगे आप, सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। और जो कि पाकिस्तान की जो है जीवन रेखा जो है किसे कहते हैं, जो हमने बता दिया आपको, सिंधु नदी को। सिंधु नदी में एक काबुल नदी है, काबुल की सहायक नदी का नाम स्वात नदी है, जिसे पाकिस्तान का जो है स्वर्ग कहते हैं, क्योंकि यहाँ शुगर कैन बड़े स्तर पर क्या होता है, शुगर कैन की खेती होती है, ठीक है, गन्ने की खेती होती है। ठीक, अब ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। अब इसके बाद में अब हम जो है इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं, आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए देखिए सिंधु नदी को देखो। सिंधु नदी जो है तिब्बत में जो है कैलाश पर्वत श्रेणी में जो है बोखुरचुंग नामक क्षेत्र और मानसरोवर जो है झील के समीप जो है हिमनद से निकलती है। इसे जो है तिब्बत में सिंगी या खम्बान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आपको मैंने समझा दिया सारी चीज़ें। देखो अब और देखिए, अब इसके बाद में जो है शेरमुख कहते हैं इसको, इसके अलावा जो है शेरमुख भी कहा जाता है। इसकी जो है कुल लंबाई 2880, कहीं कहीं आपको किताबों में मिलेगा 3180 किलोमीटर। ठीक है, तथा भारत में इसकी लगभग इसकी लंबाई जो है 1100 जो है 14 किलोमीटर है। और इसके बाद में लद्दाख में जो है संघ शासित प्रदेश में जो है प्रवाहित होती है। तो सबसे पहले एंट्री कहाँ करती है, दमचोक में, लद्दाख के अंदर। इसकी प्रमुख जो है दाईं ओर से सहायक जो नदी है सियोक नदी, गिलगित नदी, काबुल नदी, आपका जो है कुर्रम नदी और गोमल नदी है। बाईं ओर से जो सहायक नदी है वो है जास्कर, क्या है, जास्कर है, सोहन नदी है, पंच नदी भी कहते हैं, आप जानते हैं। लद्दाख का जो है लेह शहर जो है सिंधु नदी के दाएं तट पर किनारे पर स्थित है, तथा यह नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणी के जो है मध्य प्रवाहित होती है। यह तिब्बत में जो है भारत में हिमालय को काटकर जो है दमचोक नामक क्षेत्र में जो है प्रवेश करती है। और यह उंजी नामक क्षेत्र में जो है विश्व के सबसे बड़े जो है गहरे गोर्ज का निर्माण करती है। यह पाकिस्तान
में चिल्लास और गिलगित नामक क्षेत्र में प्रवेश करती है और इसे जो है पंचनद का जो है जल पाकिस्तान के मिथैनकोट में जो है मिलता है तथा यह कराची के समीप जो है डेल्टा बनाते हुए अरब सागर में गिर जाती है। सारी बातों को मैंने आपको जो है मैप से क्लियर कर दिया था। अब देख लीजिए, अब इसके बाद में झेलम की बात कर लेते हैं। यह भारत में जो है लगभग 409 किलोमीटर की लंबाई में बहती है और इसका जो है उद्गम जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल श्रेणी के जो है बेरीनाग झील या शेषनाग झील के समीप होता है। यह आपका जो है बूलर झील से होकर गुजरती है और जो भारत में जो है ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है। यह नदी पाकिस्तान में जो है झुंग नामक के समीप जो है चिनाब में मिल जाती है। इस नदी में तुलबुल और उड़ी परियोजना, यानी देखो झेलम नदी पर दो परियोजना, एक तो तुलबुल है और एक है उड़ी परियोजना है। और झेलम की जो है सहायक किशनगंगा नदी है और जिसे जो है नीलम नदी भी कहा जाता है और इस पर जो है किशनगंगा जो है जल विद्युत परियोजना स्थापित हुई है। आगे देखो इसके बाद में चेनाब नदी की बात कर लेते हैं। यानी यह नदी आपका हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे के समीप जो है से आपका जो है नंदा भागा नामक दो धाराओं के रूप में हुआ है और यह धाराएं जो है केलांग के समीप जो है टांडी नामक स्थान पर जो है मिलती हैं और संयुक्त धारा चिनाब कहलाती है। इस नदी पर जो है एक सलाल बगलीहार दुलहस्ती परियोजना स्थित है और यह सिंधु नदी के जो है सबसे बड़ी जो है सहायक नदी है। तो याद रखना ये क्वेश्चन आपका जो है पैट, ये पीवाई की क्वेश्चन है, पैट में क्वेश्चन आ चुका है 2021 वाले में, ठीक है। अब इसके बाद कर लेते हैं रावी नदी। यह नदी हिमाचल प्रदेश में जो है कुल्लू पहाड़ी में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है और तथा जो है चंबा घाटी में जो है पीर पंजाल और धौलाधार श्रेणी के मध्य प्रवाहित होती है और यह चेनाब से पाकिस्तान के सराय सिंध नामक क्षेत्र में जो है मिलती है और यह भारत में लगभग 320 किलोमीटर बहती है। इस पर जो है हिमाचल प्रदेश में चमेरा और आपका पंजाब में जो है थीन अथवा रंजीत सागर जो है बांध स्थित है। याद रखना इससे, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में, थीन बांध भी पूछा गया। ठीक, आगे देखते हैं जरा। देखो ब्यास नदी की बात कर लेते हैं। 470 किलोमीटर की लंबाई भारत में है। इसका उद्गम जो है हिमाचल प्रदेश में जो है रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड के से होता है। यह नदी कुल्लू घाटी से बहती है और तथा धौलाधार श्रेणी में कांगड़ा लारजी क्षेत्र से जो है माखंड निर्मित करती है और इस जो है पर हिमाचल प्रदेश में जो है पोंग परियोजना स्थित है जिसका जलाशय महाराणा प्रताप सागर है। यानी जिसका जलाशय क्या, जलाशय मतलब झील क्या है, महाराणा प्रताप सागर है। ठीक, ब्यास नदी की बात हमने कर ली, देख लीजिएगा। और ये बात हमने बता दी सतलज नदी में जाकर फिरोजपुर या कपूरथला के पास में जाकर सतलज नदी से मिल जाती है। सतलज नदी की बात कर लेते हैं। 1450, यानी भारत में इसकी लंबाई जो है वो 1050 है। ठीक है, इसका उद्गम जो है तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप जो है राक्षसताल झील से होता है। तिब्बत में इसे जो है लांगचेन खबाब या लांग से आपका लांगचेन जांगबो कहा जाता है और यह सिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है और हिमाचल प्रदेश में इस पर जो है नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना स्थित है। याद रख लेना। अब देखो, अब इसके बाद में थोड़ा और देख लेते हैं, यहाँ तक आज देख लिया था हमने। अब इसके बाद में भारत में की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी? भाखड़ा नागल बांध। कौन सी है? भाखड़ा नागल बांध। ठीक, भाखड़ा नागल बांध जो है स्थित है जिसका जलाशय गोविंद सागर है। यानी अगर आप देखोगे, यानी जैसे भाखड़ा नागल बांध है तो भाखड़ा और जो नागल है पंजाब में, भाखड़ा है हिमाचल प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा जो डैम है वो कौन सा है? भाखड़ा नागल बांध है जिसकी ऊंचाई जो है 226 जो है मीटर इसकी ऊंचाई है और इसका जो है जस्ट इसके पीछे देखोगे इस बांध के तो गोविंद सागर एक झील पड़ती है और जो कृत्रिम झील है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है गोविंद बल्लभ पंत झील है जो कि सोनभद्र में है। कहाँ पर है? सोनभद्र में। सतलज नदी जो है सतलज नदी सतलज से जो है पंजाब के जो है फिरोजपुर हरी के जो है नामक स्थान पर जो है मिलती है जहाँ से जो है इंदिरा गांधी नहर जो जल प्राप्त होता है और सतलज की जो है सहायक बसपा पर बांध बनाया गया है जो नाथपा जो है झाकरी जल विद्युत परियोजना स्थित है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है मैंने सारी बातें जो है क्लियर कर दी हैं। अब इसके बाद में एक चीज़ और समझ लेते हैं। आपसे पूछा जाता है कि सिंधु नदी का जो पुराना नाम है वो आप जानते हैं सिंधु ही है। ठीक, इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि झेलम नदी का नाम क्या है? बितस्ता है। चेनाब नदी का नाम क्या? अस्कनी है। इसके बाद में रावी नदी का नाम क्या है? आपसे पूछा जाएगा परुषणी है। ब्यास नदी का नाम क्या? बिपाशा है। और सतलज नदी का जो पुराना नाम पूछेगा तो आपसे पूछ लेगा जैसा ऋग्वेदिक काल के अंदर जो है सतुद्री नदी कहा जाता है। तो आई होप मेरी बात समझ पाए होंगे। सिंधु नदी को जो है मेरा पूरा कॉन्सेप्ट करा दिया है, देख लीजिएगा, आराम से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है,
अब इसके बाद में जो है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।